अच्छा बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको सामने लाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि एक टैलेंट सीरीज के नाम से कुछ लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएं, जिसके अंदर आपको यह बताया जाए कि कौन कौन से लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो अपने काम में माहिर हैं, स्किल्ड हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो सामने नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। ठीक है, ये मेरी अपनी राइटिंग है कि मुझे अपनी कौम से एक शिकवा है कि हम दो काम कभी नहीं कर सके। कौन कौन से? पहला यह कि हम दुनिया को कोई बड़ी दरियाफ्त या इजाद नहीं दे सके। दूसरा यह है कि जो दरियाफ्तों और इजादात के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, हम उनको हौसला भी नहीं दे सके। ना हम कोई बहुत बड़े फिगर्स, कोई लेजेंड्स प्रोड्यूस कर सके हैं, ना ही हमने, ठीक है कमोबेश थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन दुनिया के मेयार के मुताबिक, दुनिया के लेवल के मुताबिक हम कोई लेजेंड्स तैयार नहीं कर सके। हम उस लेवल पे क्रिएटिविटी नहीं ला सके, डिस्कवरीज नहीं ला सके, इन्वेंशंस नहीं कर सके। फिर मजे की बात यह है कि चंद एक लोग जो काम कर रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके दुनिया के अंदर, हम उनको भी, उनकी भी तारीफ नहीं कर सके, हम उनको भी मोटिवेट नहीं कर सके, हम उनको भी एनकरेज नहीं कर सके, क्योंकि हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, हमारे अंदर एहसास महरूमी है। बहैसियत कौम हम कहते हैं कि भाई सब चीज मेरे पास हो, दूसरा ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। साइकोलॉजी में दो टर्म्स हैं, अल्फा पर्सनालिटीज और बीटा पर्सनालिटीज। अल्फा पर्सनालिटीज खुद तरक्की कर रही होती है, जो बीटा पर्सनालिटीज है वो खुद ऊपर नहीं जा सकती, वो दूसरे को खींच के नीचा कर देती हैं ऐसे और कहती हैं देखो वो हमारे बराबर, हम उसके बराबर आ गए। ठीक है, तो ये बड़ा मसला है। तो हमारे अंदर बहैसियत कौम ये कमी है कि हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है जिसमें रटे रटाए किताबों को रटने और एग्जाम देने और बहुत नंबरों की भरमार लेने के निजाम में हम मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई दरियाफ्त, कोई इजादात नहीं है, कोई डिस्कवरीज, कोई इन्वेंशंस नहीं है, और जो ऐसा काम कर रहे हैं हम उनको प्रमोट भी नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया है। तो मैंने ये बेड़ा उठाया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर उनको इंशाल्लाह जरूर सामने लेके आऊंगा, ताकि दुनिया जाने के ये लोग भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का जो परचम है उसको बुलंद किया है और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करवाया है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और ये जुर्रत वाले और हिम्मत वाले, अज़्म वाले, मेहनत वाले लोग इंतहाई कम हैं। लेकिन फिर भी मैं इकबाल का वो शेर कहूंगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथी। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि ये मिट्टी बहुत जरखेज है और यहां से ही इंशाल्लाह हम एड़ियां रगड़ेंगे और यहीं से ही पानी निकलेगा और यहीं से ही हीरे और जवाहरात निकलेंगे। तो मैं आपको टैलेंट नंबर 1 आपके सामने रखने लगा हूं, एक ऐसे नौजवान की स्टोरी आपके सामने रखने लगा हूं जो कि मेरे साथ, जिसके कई साल मेरे साथ गुजरे हैं, और जाहिर है जितना आप अपने करीबी को जानते हैं, जितना आप उसके बारे में जिम्मेदारी से कह सकते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं कह सकते। तो मैं एक ऐसे नौजवान को इंट्रोड्यूस करने लगा हूं आपके सामने जो पाकिस्तान की शान है। यह है डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर। ये देखने में तो एक आम से नौजवान लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुख्तसर अरसे में 5-6 सालों में अपने शख्स के अंदर, अपने शख्स को, एक शख्स को शख्सियत में तब्दील किया है, एक अजीम इंसान में, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मैं इसके बारे में आपको इनकी जो स्टोरी है वो सुनाने लगा हूं। तो ये जो डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर हैं, ये बेसिकली बुरेवाला के एक इलाके जहीर नगर, जो कि एक गांव है, एक अड्डा है, कस्बा है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है, अपनी जो मैट्रिकुलेशन है, वो बुरेवाला के बेकन हाउस पब्लिक हाई स्कूल से मुकम्मल की। इसके बाद ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला में पढ़ते रहे, अपनी एफएससी भी वहीं से की, अपनी बीएससी भी वहीं से की। उसके बाद ये मूव कर गए पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। ठीक है, वहां के फिजिक्स डिपार्टमेंट में इन्होंने दाखिला लिया, वहां पे हॉस्टलाइज रहे और वहां शब-रोज की मेहनत के बाद एमएससी में ये सिल्वर मेडलिस्ट हुए। यानी कि पहला जो होता है गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिल्वर मेडलिस्ट होता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल लिया अपनी एमएससी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसके बाद मैं समझता हूं कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की खुशबख्ती थी कि इस नौजवान को पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर यहां आना पड़ा था।
दरअसल इनके वालिद साहब 2012 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनकी वालिदा घर में अकेली थी और इनके एक भाई हैं जो कि वहां पे जिम्मेदारा का काम करते हैं। अब इनके अंदर जज्बा था कि मैं आगे जाऊं, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जाऊं, वहां पे इनका एडमिशन भी हो गया था, या फिर इनकी सोच थी कि मैं फॉरेन चला जाऊं और अपना जो जहन के अंदर मेरे जो तालीम का खुमार है, जो रिसर्च का खुमार है, जो एक जज्बा है, उसको मैं पूरा कर सकूं। इनके अंदर मोटिवेशन थी, इनके अंदर हौसला था, लेकिन वालदा का हुक्म था कि जितना कोशिश हो सके मेरे करीब रहें ताकि मैं आपको देख सकूं और आप जल्दी वापस भी आ सकें, जो कि आप एमएससी में भी काफी अरसे बाद घर वापस आते थे। तो बहरहाल जो भी इसी शशोपंज में कि कहां दाखिला लूं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी ना ले सके कि डेट ओवर हो गई, फी पे ना कर सके, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ना ले सके दाखिला, इन्हीं वजूहात की बिना पे बिलाखिर आईयूबी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इन्होंने अप्लाई किया हुआ था फिजिक्स डिपार्टमेंट में, एमफिल फिजिक्स के लिए, और वहां पे आईयूबी डिपार्टमेंट में इनका एमफिल फिजिक्स है, इसमें उनका दाखिला हो गया। ये 2017 की बात है। अब हुआ ऐसे कि 2017 में जब इन्होंने दाखिला लिया एमफिल में, तो मैं उन दिनों लोधरा में गवर्नमेंट कॉलेज में, सैयद नसरुद्दीन शाह गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर था, और मैंने भी 2017 में पीएचडी में दाखिला लिया। तो लकीली मेरे और डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर के जो सुपरवाइजर थे वो एक ही थे, डॉक्टर फैसल इकबाल साहब, ठीक है। तो हमने दोनों ने उन्हीं के पास रिसर्च रखना थी, तो हमारी जो लेबोरेटरी थी वो एक ही थी, हमारी जो लैब थी वो एक ही थी। अब हम दोनों का जो कोर्स वर्क चल रहा था, वो भी एमफिल में उनका भी पहला साल चल रहा था, मेरा भी पीएचडी में पहला साल चल रहा था। वो भी अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, मैं भी अपनी क्लास में पढ़ रहा था। एक साल क्लासों का होता है एमफिल में भी, पीएचडी में भी। पहला एक साल आपने मजमून पढ़ने होते हैं, मज़ामीन पढ़ने होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे साल जो है आपने रिसर्च करनी होती है। एमफिल में दूसरे साल और पीएचडी में दूसरे तीसरे चौथे साल रिसर्च करनी होती है, लैब में बैठना होता है। लेकिन ये नौजवान पहले साल से ही जब क्लासें भी हो रही थी तो ये लैब में मौजूद होता था, और मैंने जब भी जाना क्लास लेके, जब मैं लैब का विजिट करता था कि लैब देखूं कैसी जा रही है, या इस लैब में हमने बैठना है मुस्तकबिल में, जब भी मैं जाता था ये नौजवान अपना काम कर रहा होता था। हालांकि इसके काम को भी एक साल पड़ा था, बाद में शुरू करना था। और फिर मैं जब भी गया, मैं सुबह गया, मैं दिन में गया, मैं शाम में गया, इसके अलावा कुछ अरसा हम हॉस्टल भी वहां रहते रहे दोस्तों के पास, और कभी वॉक करते करते डिपार्टमेंट चले जाते थे 10-11 बजे रात को, क्या है जी डिपार्टमेंट देखें, डिपार्टमेंट का विजिट करते हैं। वॉक करते करते डिपार्टमेंट गए तो रात के 10-11-12 बजे भी ये शख्स, ये नौजवान अपनी लैब में मौजूद था और अपने काम का आगाज बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी की सपोर्ट के, खुद ही किताबें कंगाल कंगाल के पढ़ रहा है, रिसर्च आर्टिकल्स लेके, थीसिस लेके पढ़ी जा रहा है और पढ़ी जा रहा है, और फिर लिख रहा है और अपने नोट्स और अपने रिसर्च की नोटबुक्स बना रहा है कि मैंने किस तरह से रिसर्च पे काम करना है। और जब हम इनको सलाम भी करते थे तो ऐसे फील होता था कि जवाब भी बड़ी मुश्किल से देते। मुझे लगा कि ये एरोगेंट है, ये ऐसे ही खड़ूस किस्म के हैं और शायद इनसे बन नहीं आएगी। बहरहाल हम इनको इस तरह से देखते रहे। लेकिन हमने ये भी चीज देखी कि उस लैब में कुछ सीनियर्स भी थे जो पहले से 4-5 साल से लैब में काम कर रहे थे, और वो इतने खड़ूस लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो इनको इस जो कि अभी शख्सियत बन चुके हैं, ये इनको बड़े ही बदतमीजाना अंदाज में पेश आते थे। ओए तौसीफ जाओ समोसे ले आओ, ओए तौसीफ जाओ मेरे मेहमान हैं चाय ले आओ, ओए तौसीफ फलाना काम करके ले आओ, और ये उफ तक नहीं करते थे और उनका काम करते थे और फिर अपने काम में चुप जाते थे। वो अपने काम में इतने मगन थे कि उनको कोई किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। और ये मैं देखता रहा कि भाई ये अपने काम में बिजी है, ना किसी की सुनते हैं ना सोचते हैं। बस मैंने ये भी देखा कि कुर्सी पे बैठे बैठे ही आराम कर लिया, रात के 12-1 बजे हैं, वहीं पे ही अपनी जो है वो शीट बिछा के सो गए, वहीं टेबल पे सो गए। मैंने दिन को भी इनको लैब में देखा, रात को भी देखा, 12-1-1 बजे भी इनको लैब में देखा है अगर कभी मौका मिला है तो मैं बहरहाल इससे बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ी ही जो है वो मोटिवेशन मिली कि ये लड़का आखिर है क्या चीज, इतनी मेहनत करता है, इतनी स्ट्रगल करता है, आखिर इसका मुस्तकबिल क्या है और किस तरह से ये लगा हुआ है, आखिर ये क्या बनेगा, किस तरह से करेगा, और ये क्या सिर्फ एक एमफिल के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल। तो बहरहाल मेरी जो छठी हिस्स थी वो इस कोटेशन की तरफ जाती थी कि ही हु नोज डजंट स्पीक, जो जानता है, जो दानिश्वर है, वो बहुत कम बोलता होता है, वो बोलता ही नहीं होता। एंड ही हु स्पीक्स डजंट नो, और जो सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाए और सिर्फ बोलता रहता हो, वो दरअसल में कुछ जानता नहीं होता, वो काम नहीं करता होता। तो मैं समझता हूं कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि इसमें दरअसल वो सेंस है कि अपने काम में मगन है। अब तकदीर के कुछ अपने फैसले होते हैं। मैं जिनको देख रहा था कि ये नौजवान बड़ा एरोगेंट है, पता नहीं क्या है, ना किसी को सलाम का जवाब देता है, तो हम इसके साथ लैब में किस तरह से काम करेंगे। बहरहाल ये अपना काम कर रहे थे, लेकिन तकदीर के कुछ फैसले थे।
हुआ ऐसे कि पीएचडी में मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर अब्दुल साहब मुल्तान में, जिनसे मैंने एमफिल की थी, तो पीएचडी में भी मैं चाह रहा था कि रिसर्च वही करूं जो अब्दुल साहब वाली थी। तो मैं एक दिन मैंने प्लान किया, ये कोरोना के डेज थे, कोरोना का आगाज था, मैंने कहा हर जगह छुट्टियां हैं तो मैं चाहे रिसर्च का काम कर लूं। तो मैंने मुल्तान जाने का फैसला किया। मैंने कहा कि मुल्तान जाता हूं और वहां पे अब्दुल साहब के पास और एक दोस्त है नदीम अनवर साहब और कासिम साहब हैं, उनके पास जाके रिसर्च उनके साथ मिलकर सीखेंगे भी करेंगे भी और पीएचडी का काम चले साल एक में खींच लेते हैं। कुदरत का फैसला देके मैं मुल्तान जा रहा था और रास्ते में शाम को जब मैं गया तो मेरा प्रोग्राम बना के मैं रात को जो है ना वो लोधरा में रह जाऊं और फिर चला जाऊंगा मुल्तान सुबह। याद रखें मैं लोधरा से ट्रांसफर होकर खाया फरीद कॉलेज आ गया था। तो मैं खैर यहां से जा रहा था तो मैंने इन दोस्तों को कॉल किया। उन दिनों लोधरा में एक हॉस्टल में रह रहे थे, तौसीफ और एक दूसरे मेरे दोस्त हैं फैसल मुख्तार, ये लोधरा में एक हॉस्टल में रहते थे। तो मैंने इन्हें कॉल की कि मैंने कहा यार मैं रात आपकी तरफ स्टे करना है और सुबह मैंने मुल्तान निकल जाना है रिसर्च के लिए। बस वही एक रात काफी थी। मैं जब रात को इनके पास पहुंचा तो मैंने बैग बांधे हुए थे अपने साथ, रिसर्च से रिलेटेड कोई मटेरियल का सामान भी लिया हुआ था, कोई पानी की बोतलें ली हुई थी और मैंने लेके जाना था। जब मैं इनके पास रुका तो मुझे तौसीफ पूछने लगा, जाहिर है हमसे छोटा है 8-10 साल, तो मुझे कहने लगा नवीद भाई खैरियत है, कहाँ चले? मैंने कहा यार मैं मुल्तान रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। कहने लगे तो हमारे साथ मिल जाए, साथ मिलके कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा यार यहाँ पे लैब शैब और बाकी काम जो मैं वहां करूंगा यहाँ पे है, कर लेंगे, वो आप बेफिक्र रहें, हम इंशाल्लाह मिलके कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा अपने डिसीजंस में बहुत ही, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं बहुत जल्दी डिसीजन करता हूं और परख लेता हूं चीजों को। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये जो है वो फैसले का हुक्म हुआ। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है मैं मुल्तान नहीं जाता, मैं सुबह आपकी लैब में आऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर अगले ही दिन हम सुबह, अभी मैं सो रहा था और हम तो अपनी मर्जी से जागा करते थे, तौसीफ ने कहा नवीद भाई, मैंने कहा जी उठे चले रिसर्च के लिए। मैंने कहा यार मुंह तो धोने दो, कोई नाश्ता माश्ता को डट के कोई सुकून से चलेंगे। उन्होंने कहा जी वहां जाके खा लेंगे नाश्ता, दोपहर शाम हमारा लैब में होता है। मैंने कहा लो भैया तो बंदा जंगली मिल गया सानू, ठीक है। तो खैर हम लैब में चले, वहां चले गए यूनिवर्सिटी और उन्होंने मुझे काम देना शुरू कर दिया। मुझे कहने लगे हमने डिस्कस किया कि मेरा ये काम है, फिर उस पर काम शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैंने देखा है कि जो इस नौजवान में लीडरशिप क्वालिटी है कि बाकियों को लेके चलना। अब खुद एमफिल कर रहा था और मैं पीएचडी कर रहा था, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें इनसे सीख रहा था। और एज अ रिसर्चर ये मेरे उस्ताद हैं जो कि मुझसे 8-10 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ सीख लिया था उससे पीछे 3-4 सालों में कि मेरे लिए वो वाकई मोटिवेशन थी। मेरे एक साथ तीसरे जो दोस्त बैठे हैं परली तरफ बबलू से, फैसल मुख्तार साहब, ये भी और मैं भी दोनों इन्हीं से ही रिसर्च के गुर लेते रहे और इनके साथ अपना, हमारा काम अपना था, उनका अपना था, लेकिन बहुत सारी चीजें हम इनसे सीखते रहे। लेकिन एक जो रिसर्च होती है कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन थी हमारी, हम मिल गए और फिर उसके साथ फिर ना हमने दिन देखा। इन्होंने फिर हमें कहा कि रिसर्च में कोई टाइम नहीं होता, नाश्ते का, ना दोपहर का, ना शाम का, ना रात का, ना चाय का, ना पानी का, बस लगे रहो, जब दिल करे कि अब फौत होने वाले हैं तो उस वक्त खा लिया करो, ठीक है। तो ये उनका तरीका था। पर हम दिन रात लगे रहे और इन्होंने हमें सिखाया कि रिसर्च क्या होती है। और हम फिर हर वक्त रिसर्च उस लैब में मौजूद रहते थे और रिसर्च करते रहते थे। और यही हमारी, मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक बेहतरीन रिसर्चर के तौर पर जाना चाहूंगा और एक रिसर्च में मैंने बहुत आगे जाना है और रिसर्च में ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे थे तो एक चीज तो बहरहाल सामने आ गई कि जो लोग कामयाब होते हैं वो ऐसे ही एक्सीडेंटली कामयाब नहीं होते। याद रखें, एक कोटेशन है कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, जॉन रस्किन की है कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। ये जो क्वालिटी आती है ना काम में, ये हमें यकदम नहीं आ जाती, एक्सीडेंटल नहीं होती। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट। ये हमेशा एक ज़हीन कोशिश के साथ आती है। जब आप जहानत से कोशिश करें और कंसिस्टेंसी से लगे रहें, फिर सक्सेस आपको मिलती होती है, फिर क्वालिटी आपको मिलती होती है। कभी भी क्वालिटी ऐसे एक्सीडेंटली नहीं आ जाती कि मैं आ गई हूं, क्वालिटी चल के आ जाए, सक्सेस चल के आ जाए कि ले लो मैंने फाड़ लो मैं आ गई हूं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत स्ट्रगल करनी होती है। तो मैंने ये इनसे सीखा है कि जब बहुत ज्यादा मेहनत करें, स्ट्रगल करें और लगे रहें कई सालों तक, तो फिर आप जरूर कामयाब होते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि हमने एंजॉय नहीं किया, फिर हमने एंजॉय भी किया। ये बारिशों के मौसम आए तो फिर हम बाहर निकले और अटकेलियां करते रहे, ये भी हमने इनके साथ किया। और हमारे साथ 1-2 दोस्त और भी मिल गए, जिस तरह यहाँ पे ये शाहिद साहब हैं, तो हम
3-4 लोग थे, बाद में एक और रियाज साहब भी हमारे साथ मिल गए और एक असद साहब हैं, वो भी एमफिल के थे। तो हमने फिर अटकेलियां भी की साथ में। जब देखा कि भाई अब बाहर बारिश हो रही है तो हम फिर खेल कूद के लिए भी चले गए ताकि अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें और उसके बाद फिर लैब में और अपना काम करें। ये हमारा जो रिसर्च ग्रुप है जिसमें डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर हैं, डॉक्टर फैसल मुख्तार हैं, ज़ाहिर अब पीएचडी कर चुके हैं, मैं हूं, डॉक्टर शाहिद हैं, ये लड़का असद होता था और ये अब्दुल वहीद रब्बानी है। इस तरह से हम बढ़ते गए, जो लोग हमें देखते गए कि ये काम कर रहे हैं, तो ये तादाद 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 होती गई और ये सिलसिला बढ़ता रहा और हमारी जो तादाद है लैब में बढ़ती गई और हमारे साथ फिर शाहिद भी हमारे साथ फिर शामिल हो गए और फिर बाद में जिस तरह मैंने कहा है कि रियाज भी शामिल होकर ये सिलसिला बढ़ता रहा और हम लैब में दिन रात काम करते रहे। ये वो दिन थे जब हमने मुख्तलिफ पोज बना बना के अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश की। ये शाहिद हैं, मैं हूं, तौसीफ हैं, डॉक्टर फैसल मुख्तार है, असद है और वो वहीद रब्बानी है। ये हमारे बारिशों के, कोरोना के दिनों में बारिशों का मौसम है। ये जी आप देखें हमारी शेव भी बढ़ जाती थी और तौसीफ मुनव्वर हमें कहा करते थे कि सर जी छड्डो शेवा शुवानू कौन उड़ के ने देखा तो मतलब वो कहते थे कि सर जी रिसर्च करें, काम करें, बस छोड़ें शेव शुवू को। तो उन्होंने हमारे जहनों से अपनी जो फ्रेशनेस थी, अपनी जो खूबसूरती थी, जो लुक दिखाना था, जो शेव थी, वो भी बन के हमसे निकलवा दी और हमें शेव की भी परेशानी नहीं रही कि हमने शेव की हुई या नहीं हुई। कई दिन हम शेव तक नहीं करते थे। ये जी हमारे दिन हैं बारिशों के। और फिर इसके बाद सर्दियों के दिन भी, सर्दियों की सख्त रातों में भी, दिन के अलावा हम रात में भी 12-12, 1-1 बजे तक अपनी लैब में रहे और हमें याद है कि हमने कई रातें लैब में गुजारी, सर्दियों की कई रातें हमने लैब में गुजारी। ये तकरीबन रात के 2-2:30 बजे की तस्वीर है, मुझे याद है, जब हम अपने मटेरियल्स की सैंपलिंग कर रहे थे, सैंपल्स बना रहे थे और उनको सुबह उनकी कोटिंग करके हमने उसको यूईटी भेजना था लाहौर ताकि उनके टेस्ट किए जा सके। बहरहाल इतनी सख्त मेहनत के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और मेरा फिर पीएचडी का डिफेंस था, मेरी पीएचडी मुकम्मल हो चुकी थी, तो उसके लिए इंटरव्यू होना था। तो इंटरव्यू होने के लिए फिर तरीका ये होता है कि आपको पैनाफ्लेक्स वगैरह छपवाने होते हैं और यूनिवर्सिटी में आवेदन करने होते हैं ओपन डिफेंस के लिए ताकि लोग आए और फिर आपका वाइवा सुने। तो फिर हम सब दोस्तों ने मिलके, बल्कि इन दोस्तों ने मेरे लिए ये जो पैनाफ्लेक्स हैं, ये पैनाफ्लेक्स के पीएचडी ओपन डिफेंस है नवीद रहमान का, तो आए, जनता जो भी आना चाहे आए और इनका जो रिसर्च का काम है वो सुने। इनका कल वाइवा है। तो मेरा जो वाइवा था 13 दिसंबर 2021 को, 13 दिसंबर 2021 को मेरा फाइनल वाइवा था और पीएचडी का डिफेंस था। और जब मैंने डिफेंस दिया तो मैंने यकीन मानिए कि जब मेरा डिफेंस था, जब मेरा वाइवा था, तो उस वक्त सारे लोग बैठे थे, एग्जामिनर भी आए हुए थे, जो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, जो डिफेंस लेने आए थे वो भी बैठे थे और बहुत सारे दूसरे प्रोफेसर भी बैठे थे। मैंने गरज के कहा कि तौसीफ मुनव्वर जो ये बंदा बैठा है, ये आपका मुस्तकबिल का अजीम साइंसदान है। मैंने इसके अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की झलक देखी है और मैं अपना जो पीएचडी का थीसिस है मैं इनके नाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमने इनके साथ बहुत ज्यादा काम किया है। तो बेटे मेरा जो पीएचडी का थीसिस है मैं कभी आपको दिखाऊंगा, उसका जो सरे वर्क है, जो पहला सफा है, उस पे मैंने डेडिकेट किया हुआ है कि मैं अपना थीसिस तौसीफ मुनव्वर के नाम करता हूं। तो ये उस दिन जब मेरा डिफेंस हुआ था, एक ये एग्जामिनर थे डॉक्टर खालिद साहब और एक प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद साहब थे, ये जिस यूनिवर्सिटी से, फैसलाबाद से थे, और प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद नसीम साहब वो लाहौर से थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये मेरे वालिद ग्रामी हैं। ये हमारे उस्ताद ग्रामी हैं डॉक्टर फैसल इकबाल, मेरे रियाज के, फैसल के, शाहिद के और तौसीफ मुनव्वर के जो सुपरवाइजर है, जो लैब में आपको, जिनकी लैब होती है और जो आपको ऊपर देखते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं, डॉक्टर फैसल इकबाल साहब। मैं समझता हूं कि डॉक्टर फैसल इकबाल साहब के बगैर भी हमारी पीएचडीज नामुमकिन थी, चूंकि यही डॉक्टर फैसल इकबाल साहब थे जिन्होंने हमारे काम में रुकावट नहीं डाली। पीएचडी में आपको सुपरवाइजर अगर रुकावट डाले, आपको सुपरवाइजर, तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। हमने इनसे कहा कि हमें मटेरियल चाहिए यट्रियम ऑक्साइड, उन्होंने कहा आज ले जाओ मेरे पास है। हमने कहा लेंथनम ऑक्साइड चाहिए, उन्होंने कहा आज ले जाओ। हमने कहा समैरियम ऑक्साइड चाहिए, टर्बियम ऑक्साइड चाहिए, सीरियम ऑक्साइड चाहिए, हमने ये करना है, हमने उस वक्त काम करना है, हमने ये करना है, सर ये साइन कर दे, सर ये साइन कर दो। हमने कभी रुकावट नहीं डाली और हमारा काम हमेशा से टाइम पे करते रहे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो
फिर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी। डॉक्टर फैसल इकबाल साहब की जब तरक्की हुई, एसोसिएट प्रोफेसर बने, तो हम उनको मुबारकबाद देने के लिए गए थे। तो ये उनकी तस्वीर है। अब सिलसिला आता है कि मैं पीएचडी करके वापस आ गया और बहुत कम जाता रहा, लेकिन डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर अपने काम में मगन रहे और फिर कामयाबी के जीने और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। और ये वाइस चांसलर है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर और इनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट विन किया था बरतानिया का पाकिस्तान के साथ, जिसका IUB विन्स ब्रिटिश काउंसिल पाक यूके एजुकेशन गेटवे मोबिलिटी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है, जिसमें पैसे मिलते हैं आपको कि आप ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें हमारे ताउन के साथ, हमारी लैब्स के ताउन के साथ इस काम को मजीद अच्छा करें, हम आपको इतने डॉलर देंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने विन किया और इसके लिए ज़ाहिर है आप अच्छे रिसर्चर हो तो ही आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है। तो डॉक्टर तौसीफ मुनव्वर पीछे आगे बढ़ते गए, बेशक हम अपने घरों को आ गए। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाने में सबसे आगे रहे, अपने असातिज़ा के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और रिसर्च में जितना ये पेनिट्रेटेड थे, जितना रिसर्च के अंदर इनको क्रेज था, उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाना आसान काम नहीं होता, तो अपने असातिज़ा के साथ उसको अच्छे तरीके से मुनक्किद करवाते रहे। फिर एक लम्हा आया कि अल्लाह ताला ने उनको पहला रिवार्ड दिया कि उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें उन्होंने एमफिल किया था, उसी में ही उनकी जॉब हो गई और वो लेक्चरर लग गए। और ये चेयरमैन फिजिक्स डिपार्टमेंट और डॉक्टर फैसल इकबाल साहब, ये दोनों उनको उनकी जॉब की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये वहां पे लेक्चरर लग गए थे ग्रेड 18 में। देखिए बेटे, दुनिया की टॉप की जो यूनिवर्सिटीज है ना, जो कई सौ साल पहले से काम कर रही हैं, वो अमेरिका और इंग्लैंड में है। ठीक है, ये जो आपको यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और दुनिया की पहले 1, 2, 3 नंबरों में आती है। दुनिया की पहले 1, 2, 3 नंबरों में आती है। याद रखें, आपकी इस्लामी यूनिवर्सिटी है वो 1000वें नंबर पे है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले 1, 2, 3 नंबरों में आती रहती है। इसके बाद दूसरी जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड के बाद, वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये भी इंग्लैंड में है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी टॉप 1, 2, 3 में हमेशा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये अमेरिका के अंदर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी पहले 2, 3, 4 नंबरों में आती रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका के शहर तो कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में। ये भी पहले 3-4 यूनिवर्सिटीज में आती है। और इसके साथ एक और आखिरी यूनिवर्सिटी है MIT। ये MIT यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। ये जो मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटीज बताई हैं, ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और ये रिसर्च में इनका अपना मकाम है। तो इसके बाद इनमें से जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च में बहुत आगे है। अब फिर ये हर साल पूरी दुनिया के जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है कि इस साल कौन से लोग दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं, बेहतरीन रिसर्च कर रहे हैं। कौन बनाती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया के टॉप के 2% साइंटिस्ट की लिस्ट हर साल ये पब्लिश करती है। ठीक है, जिसमें दुनिया के साइंटिस्ट के नाम होते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2022 और साल 2023 में दुनिया के 2% जो टॉप के साइंटिस्ट में है, साइंटिस्ट थे, उनमें तौसीफ मुनव्वर का नाम भी शामिल था। तो ये एक नौजवान जो बुरेवाला के कस्बे से निकला था और अपनी मेहनत से, सिर्फ बातों से नहीं, अपनी मेहनत से, अपने काम से दुनिया को मनवाया और आज इसके कोई तकरीबन 70 से 80 इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स हैं। और अभी इनकी उम्र बड़े कितनी है? सिर्फ 28 साल इनकी उम्र है। और दुनिया के जो टॉप के 2% साइंटिस्ट हैं उनमें से सबसे कम उम्र है। ये उनका नाम है जो इस साल मुनव्वर तौसीफ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये इस साल की लिस्ट है। इस तरह पिछले साल की लिस्ट में भी इनका नाम आया था। तो ये उनको बहावलपुर डिवीजन के जो कमिश्नर होते हैं ये वो साहब हैं और ये वाइस चांसलर हैं नवीस साहब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। ये दोनों इस 2 सालों में दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बनने की वजह से उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको मेडल्स दिए, उनको सर्टिफिकेट दिए और उनको शाबाशी दी ताकि ये मजीद कामयाब हों। और मुझे लगता है कि अगले कई सालों में भी यही टॉप साइंटिस्ट रहेंगे, क्योंकि अपने काम में कभी भी सुस्ती नहीं दिखाते और लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि आप भी सिर्फ बातों से निकलें। बातें मैंने आपको सुना तो दी, आपने सुन भी ली, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होगा। आपने सुन भी लिया मुझे, आपने देख भी लिया,
ना सुनने से कुछ होगा, ना देखने से कुछ होगा, करने से कुछ होगा। जब तक आप खुद इस तरह करेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह की एक कोटेशन है कन्फ्यूशियस की, आई हियर एंड आई फॉरगेट, जब जब मैं सुनता हूं तो बात भूल जाता हूं। आई सी एंड आई रिमेंबर, जब मैं देखता हूं तो यादाश्त में चीज रह जाती है। लेकिन आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और जब जब मैं खुद करता हूं तो फिर उसकी समझ मुझे असल में तब आती है। तो आपसे बेटे गुजारिश है कि ना सुनने पे ना देखने पे, बल्कि खुद करने पे अमल करें। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो। थैंक यू।